हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी डायपोल मोमेंट के बारे में। डायपोल मोमेंट एक्चुअली में जो भी चार्ज किसी भी दो एटम्स के बीच में जो चार्ज सेपरेशन होता है और इंटरएटमिक डिस्टेंस इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, जिसको कि हम म्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर म्यू है डायपोल मोमेंट, ई है चार्ज सेपरेशन और डी है इंटरएटमिक डिस्टेंस। तो आज हम कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। ये सीपीआर थ्योरी का एप्लीकेशन है ये। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो डायपोल मोमेंट है किस तरीके से, मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स का तो आपको बताया हुआ था, लेकिन मैंने एक शीट दी थी जिसको कि सॉल्व कराना बाकी था, तो उस शीट के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगी अभी। तो जो डायपोल मोमेंट होता है उसके लिए हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम किसी एक मॉलिक्यूल को लेते हैं। जैसे हम अगर मॉलिक्यूल लें XeO3, तो जीनोन ऑक्साइड है। अब हमें पता है अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से 8, और यहाँ पर कोई भी यूनिमॉलिक्यूलर एटम नहीं है, तो यहाँ पर 8 + 0, तो 8 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड भी हो सकते हैं और लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि यहाँ पर कितने लोन पेयर्स हैं और कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो अगर 4 आती है n की वैल्यू, तो 4 n की वैल्यू के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp3, क्योंकि sp3 में 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो भी 4 नंबर है वो 4 ऑर्बिटल्स से हम रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जीनोन के अराउंड, लेकिन जो एटम्स हैं जो कि बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं वो सिर्फ 3 एटम्स हैं। इसका मतलब है यहाँ पर एक जो ऑर्बिटल जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो कैसा होगा, लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके का बनेगा। अगर यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर्स होते तो इसकी शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्योंकि 3 ही ऑक्सीजन एटम्स हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जो केस हो रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ 3+1 का। 3 यहाँ बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 यहाँ लोन पेयर है। इस केस में इसकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल ना रहकर क्या हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। तो यहाँ पर जो पिरामिडल शेप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और लोन पेयर यहाँ पर हम शो करेंगे। तो ये इस तरीके से शेप हो जाएगी XeO3 की। अब हमें पता है जो इसकी जो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट हमेशा पॉजिटिव एटम से नेगेटिव एटम की तरफ, मतलब पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ वर्क करता है। तो इस तरीके से यहाँ ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू जीनोन। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट वर्क करेगा वो किस तरीके से करेगा, जीनोन से ऑक्सीजन की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा जीनोन से ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ भी जीनोन से ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू जीनोन। तो यहाँ पर जो वर्क होगा ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ जो टोटल म्यू की वैल्यू होगी पिरामिडल केस में क्या होती है, म्यू की वैल्यू 0 नहीं आती है। तो यहाँ पर जो म्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए ये जो XeO3 है ये क्या हो जाएगा, पोलर। XeO3 होगा पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें XeO2F4, जो सेकंड एग्जांपल है वो है XeO2F4। इसके लिए हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे, जीनोन सेंट्रल एटम है, जीनोन के पास अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 8
इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस यहाँ पर जो यूनिवेलेंट एटम्स हैं वो 4 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 12/2, यानी कि यहाँ आएगा 6। और 6 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। तो यहाँ पर sp3d2 वाला केस है ये। और साथ में देखेंगे हम तो यहाँ पर 2 + 4 टोटल 6 एटम्स हैं, जो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आया वो भी 6 है और जो एटम्स हैं वो भी 6 हैं। इसका मतलब सारे के सारे जो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्डेड हैं, सारे के सारे 6 बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ। अगर बॉन्ड पेयर्स हैं तो यहाँ जो इसकी शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि sp3d2 का केस जो होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाला केस होता है। तो इस तरीके से यहाँ अगर हम इसकी शेप बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ 4 एटम्स फ्लोरीन एटम्स हैं, तो ये तो सिंपली स्क्वायर प्लानर की शेप में आ जाएंगे। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं उन ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर बाइपिरामिडल इस तरीके से ऑक्टाहेड्रॉन की शेप बनेगी। तो देखिए यहाँ पर जो वर्क होगा, जीनॉन से फ्लोरीन की तरफ वर्क करेगा डायपोल मोमेंट, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ, एक इस तरफ, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से एक इस तरफ, एक इस तरफ, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो जो भी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर एटम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो रेगुलर शेप्स होती हैं, चाहे वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन हो, ये सब की सब क्या होती हैं, ये क्योंकि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल शेप थी, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होने की वजह से यहाँ जो मॉलिक्यूल आया है XeO2F4, ये क्या आया है, नॉन पोलर। तो जितने भी रेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, बाकी का हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये है XeO3F2। अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे इसका, तो क्या आएगा, सेंट्रल एटम जिनॉन ही है, तो 8+ यहाँ जो यूनिवेलेंट एटम है वो फ्लोरीन 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा ये क्या आएगा, sp3d। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं ये कितने हैं, 5, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए हैं ये भी आए हैं 5। इस केस में ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, 5+0 का केस, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर्स हैं। तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी वहाँ पर किस तरीके से ये ऑक्यूपाई करेगा, देखिए यहाँ क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अटैच रहेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो 2 फ्लोरीन एटम है ये बाइपिरामिडल फॉर्म में अटैच रहेंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट एक इस तरफ काम करेगा, एक इस तरफ काम करेगा, एक इस तरफ काम करेगा। तो इस तरीके का डायपोल मोमेंट यहाँ 0 हो जाएगा। साथ में 180 के लिए भी यहाँ डायपोल मोमेंट क्या आता है, 0। इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट जो वर्क करेगा वो यहाँ करेगा और यहाँ से यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा, 180 पर आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से 180 पर हैं, इस वजह से ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल यहाँ जो म्यू की वैल्यू आएगी डायपोल मोमेंट की वो 0 आएगी।
इस तरीके से ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो हम शेप फाइंड आउट कर कर फाइनली उसका डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। और जो भी ये भी रेगुलर ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप है। रेगुलर ट्रायगोनल जो भी रेगुलर शेप्स होती हैं वहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है PCl3F2। ये भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का शेप है जैसा कि हमने ऊपर बनाई है। यहाँ पर भी अगर हम हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल एटम फ्लोरीन है। फ्लोरीन के PCl3 है ये, PCl3F2 है। यहाँ पर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के सेंट्रल जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं। तो यहाँ पर जो 5 प्लस ये पाँचों के पाँचों यूनिवेलेंट हैं, 5 + 5 / 2 यानी कि 10/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर 5। और 5 एटम्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इसका मतलब है यहाँ ये भी केस क्या है, 5 + 0 का केस है। तो यहाँ इसकी जो हाइब्रिडेशन आएगा वो भी sp3d आएगा। जो शेप आएगी वो भी क्या आएगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो यहाँ पर जो शेप होगी वो भी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अगर हम यहाँ पर भी इसकी शेप बनाते हैं तो सेंट्रल एटम बीच में आ जाएगा। यहाँ पर तीनों क्लोरीन अटैच्ड होंगी इस तरीके से, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगी। और जो फ्लोरीन है वो इस तरीके से बायपिरामिडल शेप में आ जाएंगी। तो ओवरऑल यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू इस तरीके से, यहाँ ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये आपस में 180 के एंगल पे ये भी कैंसिल हो जाएगी। म्यू की वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये है COS। तो जो अगर हम COS का एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, कार्बन है। यहाँ अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो n की वैल्यू आएगी, यहाँ आउटरमोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 प्लस यहाँ पर कोई भी यूनिवेलेंट एटम नहीं है इसलिए 0 + 0 हो जाएगा। अब फाइनली जो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4/2 से यहाँ क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और यहाँ पर जो टोटल एटम्स हैं वो भी कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरीके से ये क्या केस हो जाएगा, 2 + 0 का केस। 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ जो इसकी शेप होगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर। ये सारी शेप्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी शेप होती है, ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको आसानी होगी। यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वह sp होगा। sp के लिए शेप लीनियर होती है। अगर हम यहाँ पर शेप बनाएंगे इसकी तो लीनियर क्या हो जाएगी, एक तरफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक तरफ सल्फर के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और लीनियर शेप बनेगी। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर ऑक्सीजन दोनों से ही कम है। तो जो डायपोल मोमेंट वर्क करेगा वो इस तरीके से वर्क करेगा, एक दूसरे से 180 का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन की वैल्यू होगी वो हाई होगी एज कम्पेयर टू कार्बन एंड सल्फर। इस तरीके से यहाँ पर अगर दोनों तरफ सल्फर सल्फर या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता तब तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 हो जाती, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता। लेकिन क्योंकि दोनों एटम्स ही डिफरेंट हैं इसीलिए यहाँ म्यू की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा आएगी, इसीलिए ये क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। इस तरीके हम COS का फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ये है पैराडाइक्लोरोबेंजीन। ये है पैराडाइक्लोरोबेंजीन। तो देखिए पैराडाइक्लोरोबेंजीन में अगर हम देखेंगे डायपोल मोमेंट, यहाँ पर हमें हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक क्लोरीन एटम दूसरे के पैरा पोजीशन पे अटैच्ड है। तो इस तरीके से कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर हम देखें तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर जो आएगा डायपोल मोमेंट इस तरीके से वर्क करेगा, दूसरा डायपोल मोमेंट इस तरीके से वर्क करेगा। दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री
पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री के लिए अगर हम डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आ जाता है, म्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ अगर हम इस तरीके से देखें, ये μ1 है, ये μ2 है। मैंने पहले बताया हुआ है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं फिर भी। एक फॉर्मूला जो होता है जिसके लिए म्यू क्या होगा, इस वाले केस के लिए म्यू इजकल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से यहाँ μ1 इजकल टू μ2 है, तो हम यहाँ μ1 इक्वल टू μ2 पुट करेंगे और cos 180 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर जब हम ओवरऑल फाइंड आउट करेंगे तो म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर अमोनिया को हम सॉल्व करते हैं, अमोनिया का एग्जाम्पल, तो अमोनिया की शेप आपको वैसे याद ही होगी, लेकिन हम एक बार फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस 3 यूनिवेलेंट एटम्स हैं, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, तो आएगा 8/2 यानी कि sp3। लेकिन एटम्स यहाँ 3 ही बॉन्डेड हैं, जो नंबर ऑफ n आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो ये 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर जो केस है वो क्या है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का केस है, इसलिए ये शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी। ये शेप क्या हो जाएगी इसकी, पिरामिडल। और पिरामिडल शेप किस तरीके से बनती है, नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एक लोन पेयर यहाँ ऊपर की तरफ अटैच रहेगा। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो वर्क करेगा डायपोल मोमेंट वो इस तरीके से करेगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। और जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर इस तरीके से डायपोल मोमेंट वर्क करेगा। तो देखिए 3 डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ वर्क कर रहे हैं और एक नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ वर्क कर रहा है, तो सबकी डायरेक्शन सेम है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा ओवरऑल उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ जो म्यू की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, 0 के इक्वल नहीं होगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट एक और केस देखते हैं हम XeF6 का। तो देखिए XeF6 में ज़ीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में और 6 यूनिवेलेंट एटम्स हैं, यहाँ चार्ज 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7। और 7 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, और यहाँ 7 एटम्स नहीं है, 6 एटम्स हैं, इसका मतलब ये 6 + 1, 6 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर का केस है। तो इसकी जो शेप आएगी, अगर sp3d2 होता है, लेकिन ये sp3d3 है, क्योंकि 7 आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp3d3। और यहाँ 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो इस तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, एक लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ फ्लोरीन एटम्स, इसके साथ साथ 2 फ्लोरीन एटम्स यहाँ रहेंगे, इस तरीके की शेप बनेगी। ऑक्टाहेड्रल। अब साथ में एक लोन पेयर भी है यहाँ, तो वो लोन पेयर एक फेस से यहाँ बाहर की तरफ निकला रहता है, किसी भी एक फेस से। इस तरीके से ये जो शेप होती है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। अगर ये डिस्टॉर्टेड नहीं होती, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होती है, यहाँ पर 7 अगर यहाँ पर अगर 6 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है, तो ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हो जाती, तो फिर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो गई है शेप, तो यहाँ म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें
तो नेक्स्ट एग्जांपल है XeF4। XeF4 को अगर हम देखेंगे तो Xe के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 4 यूनिवेलेंट एटम्स हैं, चार्ज 0 है, डिवाइड बाई 2, 12/2 यानी कि 6। यहाँ एटम्स 4 ही हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर 4 + 2 का केस है, 4 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 2 लोन पेयर हैं। इस तरीके से यहाँ जो इसकी शेप होगी वो शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर 6 एटम्स होते तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाती, लेकिन यहाँ क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। और तो स्क्वायर प्लेनर किस तरीके से बनेगी शेप, तो स्क्वायर प्लेनर शेप इस तरीके से बन जाएगी। और साथ में इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर, जो कि हम यहाँ पर और यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ एक डायपोल मोमेंट वर्क करेगा, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ वर्क करेगा, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ये सब आपस में, क्योंकि ये पूरी शेप तो रेगुलर स्क्वायर प्लेनर है, तो यहाँ तो डायपोल मोमेंट 0 आना है। अब अगर हम इन दोनों के लिए देखें जो लोन पेयर है, तो लोन पेयर एक दूसरे से 180 के एंगल पर है, तो इसका डायपोल मोमेंट इसके डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा। इस केस में यहाँ म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, यानी कि ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O। तो आपको H2O की शेप तो पता ही होगी, बीएससी पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग बैंड शेप होती है। यहाँ पर सेंटर एटम ऑक्सीजन है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस 2 यूनिवेलेंट एटम्स हैं, प्लस चार्ज 0 है। तो ये आएगा 8/2 यानी कि 4, एटम्स 2 ही हैं, तो यहाँ पर 2 + 2 का केस है, ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं प्लस 2 लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ जो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, sp3। लेकिन शेप क्या होगी इसकी, शेप होती है बैंट, लीनियर होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर की वजह से क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है और वो बैंट हो जाती है। तो ऑक्सीजन इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, और साथ में जो 2 लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पर अटैच रहते हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट इस तरीके से वर्क करेगा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, तो ये इस तरफ डायपोल मोमेंट वर्क करेंगे 2। तो यहाँ पर ओवरऑल डायरेक्शन ये आएगी। इसका मतलब है सबका सम हो जाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यूज हमें गिवन होती तो हम यहाँ वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे कि म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन यहाँ म्यू की वैल्यू 0 से ज़्यादा ही आएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल SO3 2 नेगेटिव का, तो देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस यहाँ यूनिवेलेंट एटम 0 है, चार्ज 2 है, नेगेटिव तो हम प्लस कर देंगे उसको, 8/2। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4 एटम्स आएंगे, 4 एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहा है, जिसमें से कि 3 बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि 3+1 का केस है ये। 3 बॉन्ड पेयर्स हैं प्लस 1 लोन पेयर है। इस तरीके से इसकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तो आएगा sp3, लेकिन इसकी जो शेप होगी 3+1 के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, अब इस तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ, तो जो शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, सल्फर के साथ में तीनों ऑक्सीजन इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना लेंगे। साथ में क्या होगा, एक यहाँ पर एक लोन पेयर भी है। अगर हम देखेंगे तो अगर सिंपली ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो तो इस तरीके से बनती है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, इसका मतलब है ये शेप पिरामिडल हो जाएगी।
जैसे अमोनिया का केस होता है। तो यहाँ पर ये शेप ना होकर क्या हो जाएगी, शेप इसकी होगी ऐसे पिरामिडल। एक लोन पेयर यहाँ वर्क करेगा, तो यहाँ पर ये शेप ना होकर क्या हो जाएगी, पिरामिडल, ये शेप होगी। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा डायपोल मोमेंट, ये इस तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ ये जो लोन पेयर है ये सल्फर से ज़्यादा ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी SO3 नेगेटिव के केस में, वो ओवरऑल म्यू की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा ही आएगी। तो यहाँ पर जो म्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। इसके अपोजिट अगर हम देखें SO3 सिंपल, अगर हम SO3 का केस देखेंगे तो वहाँ क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव भी लगा था, अगर हम देखें 2 नेगेटिव साथ में लगाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ओवरऑल इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी है। अगर हम सिंपल SO3 एटम को देखेंगे तो देखिए यहाँ सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूनिवेलेंट एटम 0 है, चार्ज 0 है, कितना आएगा 3 एटम्स हैं, और 3 ही यहाँ पर क्या आ गए हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स आ गए हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp2। तो यहाँ जो शेप होगी ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ये रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। तो यहाँ अगर हम शेप बनाएंगे तो एग्जैक्टली ऐसी शेप बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर, सल्फर के साथ में तीनों ऑक्सीजन एटम्स इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाकर अटैच्ड होंगे। तो यहाँ डायपोल मोमेंट इस तरीके से वर्क करेंगे यहाँ, लेकिन क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर रेगुलर शेप है, तो रेगुलर शेप होने की वजह से जो म्यू की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसे करके हमने SO3 के लिए भी शेप फाइंड आउट कर ली, और उसकी पोलरिटी पोलर होगा नॉन पोलर होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं XeF2। एक एग्जांपल हम देखते हैं XeF2। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यूनिवेलेंट एटम्स हैं, चार्ज 0 है, ये आएगा 10/2 यानी कि 5। तो देखिए सिर्फ 2 ही एटम्स अटैच्ड हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ रहे हैं, इसका मतलब है ये 2+3 का केस है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर। 2+3 का केस है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो शेप होनी चाहिए वो लीनियर होनी चाहिए। तो यहाँ जो शेप आनी चाहिए वो लीनियर आनी चाहिए। अब लीनियर किस तरीके से, अगर 3 लोन पेयर है तो यहाँ पर जो लोन पेयर होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अटैच रहेंगे जीनोन के साथ। यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, और एक यहाँ एक लोन पेयर, इस तरीके से ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना लेंगे। और साथ में जो फ्लोरीन एटम्स हैं 2, वो क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से अटैच्ड रहेंगे। तो ये जो शेप होगी वो एग्जैक्टली क्या दिखेगी, हमें लीनियर शेप दिखाई देगी। लीनियर शेप में जीनोन से फ्लोरीन की तरफ डायपोल मोमेंट वर्क करेगा, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ वर्क करेगा, दोनों 180 के एंगल पर है, इस वजह से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 0। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है NF3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 यूनिवेलेंट एटम्स, चार्ज 0, 8/2, 4 आएगा। ये केस है 3+1 का, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो इस केस में क्योंकि एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, पिरामिडल, अमोनिया की तरह। तो अगर हम शेप बनाते हैं तो कैसे बनेगी, नाइट्रोजन के साथ में 3 फ्लोरीन अटैच्ड होंगे इस तरीके से, और एक लोन पेयर। तो ऐसे करके पिरामिडल शेप हो जाएगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट वर्क करेगा वो इस तरफ वर्क करेगा,
एक इस तरफ वर्क करेगा और यहाँ नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ वर्क करेगा। तो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट होगा, यहाँ एक तरफ 3 डायपोल मोमेंट वर्क कर रहे हैं, एक तरफ एक डायपोल मोमेंट वर्क कर रहा है, तो ओवरऑल कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए म्यू की वैल्यू 0 से कोई ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है XeO4। तो देखिए XeO4 में क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यूनिवेलेंट एटम 0 है, चार्ज 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और 4 ही एटम्स यहाँ अटैच्ड हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप होगी, इसका मतलब है ये कैसे बनेगी शेप इसकी, XeO तो इस तरीके की शेप बनेगी यहाँ पर। तो जो भी रेगुलर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए जो म्यू की वैल्यू आती है वो 0 आती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर हम COCl2 नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस यूनिवेलेंट प्लस चार्ज, तो यहाँ आएगा 6/2 यानी कि 3 एटम्स हैं, 3 यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ आ रहा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और ट्राइगोनल प्लेनर शेप में क्या होगा, कार्बन से 2 Cl अटैच्ड होंगे और एक तरफ एक ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, तो यहाँ जो शेप बनेगी वो क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखिए यहाँ डायपोल मोमेंट वर्क करेगा, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ वर्क करेगा, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ वर्क करेगा, तो यहाँ पर ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी, ये दोनों का डायपोल मोमेंट यहाँ पर सेंटर में आएगा एक, जो इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट यहाँ सेंटर में आएगा। लेकिन ये जो डायपोल मोमेंट होगा, इससे इस वाले डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका रिजल्टेंट इस वाले डायपोल मोमेंट से कुछ ज़्यादा ही आएगा, इसलिए यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, और ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए SOCl2। जो SOCl2 का केस है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में, यूनिवेलेंट एटम 2 प्लस चार्ज 0, ये आएगा 8/2 यानी कि 4। तो यहाँ 3 ही एटम्स हैं जो कि बॉन्डेड हैं, तो ये 3+1 का केस है, 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस एक लोन पेयर। तो 3+1 का केस यहाँ होगा, तो यहाँ पर भी इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल। जब कभी भी 3+1 का केस होता है तो पिरामिडल शेप हो जाती है। तो यहाँ सल्फर, इसके साथ साथ एक Cl, ऑक्सीजन, दूसरा Cl और एक लोन पेयर तरीके से वर्क करेंगे। यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी, इसकी भी ये डायरेक्शन होगी, इसकी भी ये डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो यहाँ भी म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर। ऐसे ही एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन या ओजोन का केस है, ये ओजोन में आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्लस यूनिवेलेंट और चार्ज 0 हो गया, ये आएगा 3, और 3 यहाँ एटम सिर्फ 2 ही हैं, यानी कि ये 2+1 का केस है। 2+1 का केस है, इसका मतलब लीनियर तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा यहाँ पर वो तो sp2 आ जाएगा, लेकिन इसकी जो शेप होगी वो क्या आ जाएगी, बेंट। तो जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है ओजोन की, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, हमेशा इस तरीके से रहता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, तो एक बार इसके साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस तरीके से ये रहता है। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आता है।
तो यहाँ ओवरऑल अगर एक ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो डायपोल मोमेंट वर्क करेगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वर्क करेगा। इस तरीके से वर्क करने की वजह से जो म्यू की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं आएगी, ज़ीरो से कुछ ज़्यादा आएगी, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो देखिए इतने सारे एग्जांपल्स मैंने कराए हैं, 18 एग्जांपल्स सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा हम किस तरीके से पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करके। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमसे आगे के नए कॉन्सेप्ट जो भी हम लेकर आएंगे केमिस्ट्री के, ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपके जो डाउट हैं वो आसानी से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आपके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।